वेलकम बैक फ्रेंड्स, साईं एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वोकेबुलरी के बारे में। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेगुलर अपडेट के लिए इस चैनल साई एजुकेशन को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, हमने हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है साईं एजुकेशन के लिए। उस व्हाट्सएप ग्रुप को आप अभी तक आपने अगर नहीं ज्वाइन किया है तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। इस नंबर पर, जो नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप हमें मैसेज करिए ऐड मी के नाम से, तो हम आपको इस ग्रुप की ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट में शामिल कर लेंगे। अब इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने से आपके लिए बेनिफिट क्या होगा, आपका उसमें लाभ क्या है, क्यों ज्वाइन करें ये व्हाट्सएप ग्रुप। तो देखिए, अगर आप ये ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो हम इस चैनल साईं एजुकेशन पर बैंकिंग और एसएससी की प्रिपरेशन से रिलेटेड जो भी वीडियो पोस्ट करते हैं उनका अपडेट सीधे आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप में आपके मोबाइल पर मिल जाएगा। तो आप इन सारे के सारे वीडियोस को, जो कि एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए, उनको कभी भी कहीं भी वॉच कर सकते हैं। उस ग्रुप के अंदर सारे वीडियोस का लिंक आपको आसानी से मिल जाएगा। और जो दूसरा इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है वो ये है कि इस व्हाट्सएप ग्रुप में मैं प्रिपरेशन से रिलेटेड कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक्सक्लूसिवली डिज़ाइंड पीडीएफ्स पोस्ट करता रहता हूँ। जैसे मैंने अभी रिसेंटली उसमें नंबर सीरीज़ की, इस व्हाट्सएप ग्रुप में नंबर सीरीज़ की पीडीएफ पोस्ट की है। पजल्स की वर्कबुक उसमें करीब से करीब 30 से 35 पजल्स हाई लेवल की मैंने रखी हैं, वो एसबीआई पीओ के लिए मैंने दी है इस ग्रुप में। तो आपको वहां पर स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगा और बेस्ट क्वालिटी का स्टडी मटेरियल आपको अवेलेबल होगा उस ग्रुप के अंदर। वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ और टेस्ट क्विजेस वगैरह मैं पोस्ट करता रहता हूं, तो ये ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, तो बहुत बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। अब बात करते हैं आज के वीडियो की। टुडे वी आर डिस्कसिंग वोकेबुलरी पार्ट 2 बेस्ड ऑन prominent English newspapers for बैंक पीओ एंड एसएससी एग्जामिनेशंस। देखिए, जैसा कि आपको समझ में आ रहा है कि वोकेबुलरी का पार्ट 2 यानी कि शब्दावली भाग 2 के बारे में हम आज बात कर रहे हैं। इसका वोकेबुलरी का पार्ट 1 यानी कि इसका पहला वीडियो हम पहले ही पोस्ट कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा। वो वीडियो एक बार ज़रूर देख लीजिए। और ये जो वोकेबुलरी है, ये हमने जो डिज़ाइन करी है, जो वर्ड्स हमने सेलेक्ट किए हैं, जो वर्ड हम आपको लगभग एक वीडियो के अंदर 30 से 35 वर्ड हम दे रहे हैं, ये वीडियो हमने जो शॉर्टलिस्ट किए हैं ये 10 से 15 न्यूज़पेपर्स से, इंग्लिश के जो बड़े बड़े अच्छे न्यूज़पेपर्स हैं, जैसे द हिंदू हो गया, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, इन बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स से ये वर्ड सेलेक्ट किए गए हैं और उसके बाद ही ये आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसमें मैंने वही वर्ड शॉर्टलिस्ट करके मैं वीडियोस में आपको दे रहा हूं जो बैंकिंग एग्जामिनेशंस में फ्रिक्वेंटली कई बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए, वोकेबुलरी बैंकिंग एग्जाम्स में और एसएससी में इंग्लिश के सेक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जैसे क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पर अगर आपको किसी वर्ड का मीनिंग नहीं पता है तो आप वो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अगर कहीं किसी क्वेश्चन के या रीडिंग पैराग्राफ के अंदर आप किसी वर्ड की मीनिंग में फंस गए, वहाँ आपको नहीं पता है चीज़ें कि इसकी मीनिंग क्या है, तो फिर आपसे क्वेश्चन बिल्कुल भी सॉल्व नहीं हो पाएगा। अगर आप सॉल्व ज़बरदस्ती करेंगे भी तो आप माइनस मार्किंग अपनी करवा लेंगे। तो वोकेबुलरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बैंकिंग एग्जाम्स में खास तौर पे, तो इसको ज़रूर आप इस पर फोकस करिए वोकेबुलरी के पार्ट पर। और वोकेबुलरी के ऊपर लगभग 10 वीडियो हम आपको प्रोवाइड करेंगे जो कि एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होंगे सारे बैंकिंग और एसएससी के एग्जाम्स के लिए। आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला जो वर्ड है मैग्नोनिमस, पहला जो वर्ड हम डिस्कस कर रहे हैं ये है मैग्नोनिमस, ठीक है। इसका फर्स्ट थिंग, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच ये है एडजेक्टिव, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? पार्ट ऑफ स्पीच इज सिंपली हाउ मच फॉर्म अ वर्ड कैन टेक प्लेस, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे?
प्रोनाउंसिएशन मैंने हिंदी में लिखा हुआ है मैग्नेनिमस, ठीक है। मीनिंग क्या है, उदार या फिर दयालु। मतलब जो व्यक्ति बहुत दयालु है, बहुत उदार है, उसको बहुत जल्दी दया आ जाती है, तो ऐसे व्यक्ति को हम मैग्नोनिमस बोल सकते हैं। इंग्लिश में देखिए मीनिंग मैंने लिखी हुई है काइंड एंड फॉरगिविंग। यूसेज, इसका यूज किस तरीके से करते हैं सेंटेंस के अंदर, ही इज अ वेरी रिच एंड मैग्नानिमस पर्सन। ये वह व्यक्ति बहुत ही धनी और दयालु प्रवृत्ति का इंसान है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला वर्ड। दूसरा वर्ड है फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल जो वर्ड है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच ये भी एडजेक्टिव है, ठीक है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच ये भी जो है एडजेक्टिव है। ये मतलब एडजेक्टिव्स आर दोज वर्ड्स विच टेल सम एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन। जो किसी सेंटेंस में नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन, कुछ और इंफॉर्मेशन, कुछ उसकी नाउन की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताते हैं, उनको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। इसको हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे, देखिए दो प्रोनाउंसिएशन मैंने लिखे हुए हैं, फॉर्मिडेबल या फिर एक ही है वो, उसको मैंने दो बार ही कर दिया है, फॉर्मिडेबल, ठीक है। तो जो हम इस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं फॉर्मिडेबल, और इसका मीनिंग क्या है, डरावना या फिर विकट, डिफिकल्ट टू डील विथ, मतलब समथिंग दैट इज वेरी डेंजरस, डरावना। और इसको यूज जो है वर्ड्स में कैसे करेंगे, हर मदर इज अ फॉर्मिडेबल लेडी। हर मदर इज अ फॉर्मिडेबल लेडी, उसकी माता जी जो हैं वो बहुत ही डरावनी किस्म की, यानी कि बहुत ही कड़क महिला है। इसके बाद में नेक्स्ट वर्ड स्क्रीन पर आ रहा है ड्विंडल। ड्विंडल का पार्ट ऑफ स्पीच जो है ये है वर्ब, यानी कि ये एक वर्ब है। ड्विंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बारी बैंकिंग एग्जाम्स में इसका यूज जो है इंग्लिश के सेक्शन में हो चुका है। प्रोनाउंसिएशन इसको हम पढ़ेंगे कैसे, इसको हम प्रोनाउंस करेंगे ड्विंडल। मीनिंग इसका क्या है, कम हो जाना या फिर महत्व खोना, मतलब जिसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाए। इंग्लिश में देखिए मीनिंग मैंने लिखी हुई है टू बिकम स्मॉलर और वीकर, टू बिकम स्मॉलर और वीकर। और इसको यूज कैसे करेंगे, देयर सेविंग्स ड्वेंडल्ड अवे टू नथिंग, उनकी सेविंग्स जो है छीण होते होते, कम होते होते बिल्कुल नहीं के बराबर हो गई है। ड्वेंडल का मतलब क्या है, कम हो जाना या फिर महत्व खोना, टू बिकम स्मॉलर और वीकर। रेक्रिमिनेशन, रेक्रिमिनेशन नेक्स्ट वर्ड आपकी स्क्रीन पर जो फ्लैश हो रहा है इसे है रेक्रिमिनेशन। रेक्रिमिनेशन क्या है, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच जो है ये है नाउन, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। रेक्रिमिनेशन इज अ नाउन। ज़्यादातर वर्ड जो ION के साथ एंड होते हैं वो नाउन ही होते हैं, ठीक है। जो वर्ड ION के साथ, ये एक पहचान है, जो वर्ड ION के साथ एंड होते हैं, जिनके लास्ट में ION होता है, वो वर्ड्स नाउन होते हैं। इसको हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे, रेक्रिमिनेशन, ठीक है। इसको हम प्रोनाउंस करेंगे रेक्रिमिनेशन। इसका मीनिंग क्या है, प्रत्यारोप या फिर परस्पर दोषारोपण करना, मतलब एक दूसरे पर आरोप लगाना। मैंने आप पर कोई इल्जाम लगाया, आपने पलट करके मुझ पर लगा दिया, तो दिस इज कॉल्ड रेक्रिमिनेशन। इंग्लिश में इसका मीनिंग क्या है, व्हाट इज इट्स मीनिंग इन इंग्लिश, एन एंग्री स्टेटमेंट एक्यूजिंग समवन ऑफ समथिंग, मतलब हम किसी को किसी बात के लिए दोष दे रहे हैं, एक बहुत ही गुस्से के अंदर आरोप लगा रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड रेक्रिमिनेशन। इसको यूज कैसे करेंगे, वी शुड नॉट इंडल्ज इन म्यूचुअल रेक्रिमिनेशन, हमें आपसी दोषारोपण में नहीं उलझना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट है फिशर। फिशर जो वर्ड है इसकी पार्ट ऑफ स्पीच जो है ये भी नाउन है, ठीक है। फिशर जो वर्ड आपकी स्क्रीन पर अभी फ्लैश हो रहा है, इट्स पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। इसको हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे, फिशर। इसका मीनिंग क्या है, दरार या फिर मतभेद, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, अ लॉन्ग डीप क्रैक इन समथिंग, किसी चीज में लंबी दरार हो जाना। आफ्टर अर्थक्वेक मैनी फिशर्स डेवलप्ड इन द ग्राउंड, मतलब भूकंप आया और उसके बाद जमीन में बहुत सारी दरारें हो गई।
चटक जाना किसी चीज़ का, ठीक है, हैव मैनी फिशर्स डेवलप्ड इन द ग्राउंड। इसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है एसिडुअसली, ठीक है, ये इसकी पार्ट ऑफ स्पीच जो है ये एडवर्ब है। यहाँ पर फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो वर्ड्स एल वाई के साथ एंड होते हैं वो एडवर्ब होते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक वर्ड की तरफ देखने के बाद भी पता लगा सकते हैं, जैसे मैंने बताया आई ओ एन के साथ वर्ड अगर एंड हो रहा है तो वो नाउन होगा, और एल वाई के साथ अगर एंड हो रहा है नॉर्मली तो वो एक एडवर्ब होती है। तो एसिडुअसली की पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो क्या है, एडवर्ब है। इसको हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे, एसिडुअसली या फिर एसिडुअसली, ठीक है, मेहनत से या फिर परिश्रम पूर्वक। इसका मीनिंग क्या है, बहुत ही मेहनत से या फिर परिश्रम पूर्वक। टू वर्क हार्ड फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत करना, ठीक है। जैसे यू आर वर्किंग फॉर अ गवर्नमेंट जॉब एसिडुअसली, आप बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं एक गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए, ठीक है। तो इसका यूसेज क्या है, हिज मार्कशीट shows that he worked assiduously for his board exams। किसी स्टूडेंट के बोर्ड के रिजल्ट आए हैं तो उस बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुआ है, तो हम क्या कह रहे हैं कि his marksheet shows that he worked assiduously for his board exams। इसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है infuriated। infuriated जो वर्ड है ये है अपनी एडजेक्टिव फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो इन्फ्यूरिएटेड जो वर्ड है इसका पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो क्या है, एडजेक्टिव। इन्फ्यूरिएटेड जो वर्ड है इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। इसको हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे, इन्फ्यूरिएटेड या फिर इन्फ्यूरिएटेड। मैंने दो तरीके से इसको प्रोनाउंस किया है। इसके बाद में इसका मीनिंग क्या है, क्रोधित करना, कोई ऐसा काम करना कि जिससे सामने वाले को क्रोध आ जाए, गुस्सा आ जाए, वो उसका टेम्पर लूज हो जाए। तो यूसेज क्या है, इसको हम यूज किस तरीके से करेंगे, ग्रांट ऑफ स्टेटहुड टू अरुणाचल प्रदेश हैज इन्फ्यूरिएटेड चाइना, ठीक है। मतलब चाइना को, अरुणाचल प्रदेश को स्टेटहुड मतलब एक स्टेट का दर्जा दिए जाने से क्या हुआ है कि चाइना को गुस्सा आ गया है, चाइना जो है क्रोधित हो गया है। ये ऐसा नॉर्मली आपने देखा होगा न्यूज़ में कि चाइना जो है अरुणाचल प्रदेश के ऊपर अपना अधिकार जताता रहा है और कहता रहा है कि अरुणाचल प्रदेश इज़ चाइनाज लैंड। तो उसके ऊपर ये मैंने एक सेंटेंस रखा है यहाँ पर, ग्रांट ऑफ स्टेटहुड टू अरुणाचल प्रदेश हैज़ इन्फ्यूरिएटेड चाइना। इसके बाद में नेक्स्ट है एक्रीमोनी। एक्रीमोनी जो वर्ड है इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो नाउन है, ठीक है। ये जो वर्ड है एक्रीमोनी ये अपनी नाउन फॉर्म के अंदर अभी आपके सामने है। तो एक्रीमोनी की पार्ट ऑफ स्पीच जो हो जाएगी वो हो जाएगी नाउन, और इसको हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे, एक्रीमोनी या फिर एक्रीमोनी। इसका मीन क्या है, कटुता, मतलब किसी के साथ आपके रिश्ते खराब हो जाना। द एक्रीमोनी वॉज सेटल्ड विदाउट एक्रीमोनी, ठीक है। तो ये यूसेज यहाँ पर मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, इसको आप देख लीजिएगा। एक्रीमोनी नाउन है और इसका मीनिंग जो है वो कटुता है। इम्पीडिमेंट, इम्पीडिमेंट जो है ये वर्ड जो है ये नाउन है। इम्पीडिमेंट जो वर्ड है ये अपनी नाउन फॉर्म के अंदर आपके सामने है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच जो होगा वो होगा नाउन, ठीक है। इसको हम रीड कैसे करेंगे, इसको हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे, इम्पेडमेंट, ठीक है। इम्पेडमेंट की हम इसको प्रोनाउंस करेंगे और इसका मीनिंग क्या होगा, अवरोध या फिर बाधा। समथिंग दैट मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन टू मूव और प्रोग्रेस, मतलब कुछ किसी चीज़ में रुकावट डालना। समथिंग दैट मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन टू मूव और प्रोग्रेस। यूसेज क्या है, द मेन इम्पीडिमेंट टू ग्रोथ वॉज लैक ऑफ कैपिटल। किसी बिजनेस के बारे में बात की जा रही है, पैसा ना होने की वजह से वो ग्रो नहीं कर पाया, ठीक है। तो द मेन इम्पीडिमेंट टू ग्रो वॉज लैक ऑफ कैपिटल। ये जो वर्ड है ये नाउन फॉर्म में है, इम्पीडिमेंट। इसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है ट्रांसपायर। ट्रांसपायर जो वर्ड है ये अपनी वर्ब फॉर्म के अंदर अभी है आपके सामने।
ट्रांसपायर, ठीक है, ट्रांसपायर्ड, इसका पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो वर्ब है। इसको हम रीड कैसे करेंगे, प्रोनाउंस कैसे करेंगे, ट्रांसपायर। इसका मीनिंग क्या है, सच्चाई का पता चलना, मतलब किसी छुपी हुई सच्चाई का सामने आ जाना। इंग्लिश में इसका मीनिंग क्या होगा, टू बी नोन पब्लिकली, किसी चीज़ के बारे में पब्लिकली पता चल जाना। इट ट्रांसपायर्ड लेटर दैट ही नेवर कन्वेड द मैसेज टू हर, मतलब ये सच्चाई बाद में सामने आई कि उसने जो है किसी लड़की तक किसी लड़की की बात हो रही है, उसको हमारे मैसेज कभी भी दिए ही नहीं थे, उसको इन मैसेजेस के बारे में कभी नहीं बताया, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसपायर्ड। ट्रांसपायर इज अ वर्ब। इसके बाद में नेक्स्ट है प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस जो वर्ड है ये नाउन फॉर्म के अंदर आपके सामने है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच, इट्स पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। प्रोग्नोसिस जो वर्ड आपके सामने स्क्रीन पर अभी फ्लैश हो रहा है, इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो नाउन है। और इसको हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे, इसको हम प्रोनाउंस करेंगे प्रोग्नोसिस या फिर प्रोग्नोसिस, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, पूर्वानुमान, मतलब किसी चीज़ के बारे में पहले से पता होना, तो दैट इज कॉल्ड पूर्वानुमान। इंग्लिश में इसका मीनिंग क्या होगा, अ जजमेंट अबाउट हाउ समथिंग इज लाइकली टू डेवलप इन फ्यूचर, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं पूर्वानुमान, पहले से पता होना कि कोई भी चीज़ जो है आगे किस तरीके से बढ़ने वाली है, आगे इसके साथ क्या होने वाला है। यूसेज क्या है, द प्रोग्नोसिस इज फॉर मोर पीपल टू वर्क पार्ट टाइम इन फ्यूचर। ऐसा पूर्वानुमान है, ऐसी भविष्यवाणी की गई है कि आगे बहुत सारे लोग पार्ट टाइम काम करेंगे, पार्ट टाइम वर्क करेंगे। तो इसको ये मैंने यूसेज आपको करके दिखाया है किस वर्ड का, प्रोग्नोसिस वर्ड का, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है टर्बुलेंस। टर्बुलेंस जो वर्ड है इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा नाउन। ये वर्ड जो है नाउन फॉर्म में अभी लिखा हुआ है आपके सामने। टर्बुलेंस ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार बैंकिंग एग्जाम्स के अंदर इस वर्ड का यूज हो चुका है, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन इसका क्या है, टर्बुलेंस। टर्बुलेंस हम इसको रीड करेंगे और इसका मीनिंग क्या है, अशांति या फिर उग्रता या फिर कुछ हलचल होना, ठीक है। तो हम बोलते हैं देयर इज अ लॉट ऑफ टर्बुलेंस, ठीक है। तो अशांति होना या फिर उग्रता होना, देयर इज अ लॉट ऑफ टर्बुलेंस इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ द कंट्री, मतलब उत्तर पूर्वी राज्यों में, जैसे कि मणिपुर है, अरुणाचल है, इन राज्यों में बहुत सारी उग्रता है, बहुत हलचल है, वहाँ पर कुछ ना कुछ होता ही रहता है। डिसेप्टिव। डिसेप्टिव जो वर्ड है इसका पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो है एडजेक्टिव। ये अपनी एडजेक्टिव फॉर्म में अभी लिखा हुआ है डिसेप्टिव। इसका पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो एडजेक्टिव है और इसको हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे, डिसेप्टिव, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, कपटी या फिर चालाकी, ठीक है। मतलब कोई इंसान जो बहुत ही चालाक हो, बहुत ही क्लेवर हो, तो उसको हम बोलेंगे ही इज अ लाइकली। इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या है, लाइकली टू गिव अ फॉल्स इंप्रेशन। कपटी कौन होता है, जो आपको सही बात ना बताए, आपको कुछ और बोले और उसके मन में कुछ और हो, ठीक है। तो इंग्लिश में मीनिंग क्या होगा, लाइकली टू गिव अ फॉल्स इंप्रेशन। और इसका यूसेज क्या होगा, इसको हम यूज किस तरीके से करेंगे, दैट वॉज अ डिसेप्टिव एक्ट फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है। बहुत ही चालाकी भरा एक्ट था, काम था पाकिस्तान ने जो किया। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वैश। क्वैश जो वर्ड है, क्वाश जो वर्ड है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो नाउन है। ये अपनी नाउन फॉर्म के अंदर आपके सामने लिखा हुआ है और इसको हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे, क्वाश, ठीक है। और इसका मीनिंग क्या है, अमान्य घोषित करना या फिर रद्द कर देना। टू से दैट एन ऑफिशियल डिसीजन इज नो लॉन्गर ट्रू, किसी डिसीजन को रद्द कर देना या फिर अमान्य घोषित कर देना। बिहार हाई कोर्ट क्वेश्चंस लिक्वर प्रोहिबिशन लॉ, बिहार हाई कोर्ट ने इसको अमान्य घोषित कर दिया है, जो वहाँ की गवर्नमेंट ने लिक्वर प्रोहिबिशन का लॉ बनाया था। इसके बाद में नेक्स्ट है प्रोटेगोनिस्ट। प्रोटेगोनिस्ट जो वर्ड है इसका पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो नाउन है।
ये अपनी नाउन फॉर्म के अंदर आपके सामने अभी लिखा हुआ है प्रोटेगोनिस्ट। प्रोटेगोनिस्ट वर्ड जो है इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, और इसको हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे, प्रोटागोनिस्ट या फिर प्रोटेगोनिस्ट, ठीक है। और इसका मीनिंग क्या है, किसी नाटक का प्रधान पुरुष, मेन कैरेक्टर इन अ प्ले, फिल्म और बुक, जिसके ऊपर वो पूरी बुक लिखी गई है, वो पूरी फिल्म बनाई गई है। तो इसका यूसेज क्या है, एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी इज ऑल अबाउट इट्स प्रोटेगोनिस्ट, ठीक है। तो ये जो मतलब एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी जो एक मूवी है, ये पूरी की पूरी उसी के बारे में है जो इस मूवी का प्रोटेगोनिस्ट है, यानी जो इस मूवी का मेन प्रधान कलाकार है, मेन कैरेक्टर है, उसी के बारे में पूरी फिल्म है। इसके बाद में नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है अनवेवरिंग। अनवेवरिंग जो वर्ड है ये एडजेक्टिव वर्ड है, ये इसका पार्ट ऑफ स्पीच जो होगा वो एडजेक्टिव होगा, ठीक है। तो अनवेवरिंग वर्ड जो है ये एडजेक्टिव फॉर्म में अभी आपके सामने है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। और इसको हम रीड कैसे करेंगे, प्रोनाउंस कैसे करेंगे, अनवेवरिंग। इसका मतलब क्या है, अटल या फिर दृढ़। ही हैज़ अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन टू सक्सीड, मतलब वो हमेशा उसी बात पर रहता है कि मुझे सफल होना ही होना है। इसके बाद में नेक्स्ट है स्लगिश। स्लगिश जो वर्ड है इसका पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो एडजेक्टिव है। स्लगिश वर्ड ये एडजेक्टिव है और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, स्लगिश, बहुत ही कोई ऐसा टफ नहीं है। और इसका मीनिंग क्या है, आलसी, मूविंग और वर्किंग मोर स्लोली देन नॉर्मल। ही इज अ स्लगिश बॉय एज ही डज वर्क स्लोली, टू स्लोली, ठीक है। तो स्लगिश का मतलब वही है, आलसी मतलब लेजी, ठीक है। तो इसका एक तरीके से अगर सिनोनिम आपसे पूछा जाता है तो वो क्या हो सकता है, लेजी हो सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट है परसिक्यूट। परसिक्यूट जो है ये वर्ब है, इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो वर्ब है। इसको हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे, परसिक्यूट, और इसका मतलब क्या है, सताना या फिर अत्याचार करना। टू ट्रीट समवन इन अ क्रूएल एंड अनफेयर वे, ठीक है। टू ट्रीट समवन इन अ क्रूएल एंड अनफेयर वे। ही एक्यूज्ड द गवर्नमेंट ऑफ persecuting him and his family, मतलब उसने आरोप लगाया कि गवर्नमेंट उसको और उसकी फैमिली को सता रही है या फिर उन पर अत्याचार कर रही है। इसके बाद में नेक्स्ट है प्रोट्रैक्टेड। प्रोट्रैक्टेड जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है। प्रोट्रैक्टेड इट्स पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव, और इसका प्रोनाउंसिएशन जो है प्रोट्रैक्टेड, इसका मतलब यह है दीर्घकालिक या फिर लंबा। US सस्पेंडेड टॉक्स विद रसिया ओवर प्रोट्रैक्टेड कन्फ्लिक्ट इन सीरिया, मतलब जो बहुत लंबे समय से दीर्घकालिक है, जो बहुत लंबे समय से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था सीरिया में, उस कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर रसिया से बात करना US ने बंद कर दिया है। इसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है ओपेसिटी। ओपेसिटी इज अ नाउन। ओपेसिटी इज पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन, ये अपनी नाउन फॉर्म में है। इसको हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे, ओपेसिटी, इसका मतलब क्या है, अस्पष्टता, अपारदर्शिता, मतलब समथिंग दैट इज नॉट वेरी क्लियर। देयर इज ओपेसिटी इन स्टेट्स गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। जो स्टेट गवर्नमेंट के रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है वो क्लियर नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अस्पष्टता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ झाला है, ठीक है। तो दोस्तों ये था वोकेबुलरी के ऊपर हमारा भाग पार्ट 2 का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, और इस वीडियो के ऊपर कमेंट करिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, और कोई सुझाव है आपके पास, कोई क्वेरी है, मुझे आपके कमेंट्स का बिल्कुल हमेशा वेट रहता है, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप हमारा आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, आपको बहुत सारे बेनिफिट होंगे। थैंक यू।